हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज फॉर एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। जेंडर इनइक्वालिटी गाइज एक ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है जो किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। बिल्कुल स्टार्ट टू दी मतलब एसए में भी पूछा जा सकता है, जीएस 1 में भी पूछा जा सकता है, हिस्ट्री से रिलेट करके पूछा जा सकता है, ठीक है। पॉलिटी में पूछा जा सकता है इन जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में, एथिक्स में पूछ रहे हैं, इकोनॉमी में पूछा जा सकता है। तो हर एक पेपर में हम देख रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी रेलेवेंट है। तो ये एक एवरग्रीन टॉपिक है, तो इसके बारे में तो ज़रूर अपने पास नोट्स प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी किसी ना किसी पेपर में तो मिल ही जाएगा। जिस भी पेपर में मिला वहाँ टाइम भी बचा और मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छे पॉइंट्स प्रिपेयर्ड होंगे, राइट। तो गाइज ज़रूर नोट करके रखिएगा अपने पास। तो सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है गाइज, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले जाके ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइडेड होगा। आप उस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप अपने एग्जामिनेशंस की प्रॉपर तरीके से सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एनर्जी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पे जो झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है कंसिस्टेंटली। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा एक जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा एक मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइस। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया? डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फुले इन दिस रिगार्ड। भारत में लैंगिक असमानता के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक क्या हैं? इस संबंध में सावित्रीबाई फुले के योगदान की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन गाइस जीएस 4 एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दिया गया है कि जेंडर इनइक्वालिटी जो हमें देखने को मिलती है, लैंगिक असमानता, उसके लिए ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं कि हमें ये जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, उसके क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं उससे के रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी है, पहली चीज़। दूसरा, हमें इस रिगार्ड में जेंडर इनइक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में ही सावित्री बाई फुले जी का क्या कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने क्या योगदान दिया है इस मैटर में। मतलब बेसिकली क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, कर्ब करने के लिए उन्होंने क्या काम किया है, क्या उनका योगदान रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी है, राइट।
तो चलिए गाइस अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इज द सोशल प्रोसेस by which men and women are not treated as equals। ऑब्वियसली क्या है, एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि जेंडर इनइक्वालिटी क्या है। ये एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें एक मेन और वीमेन को या फिर एक लड़के लड़की को, आदमी औरत को एक इक्वल लेवल पे ही ट्रीट नहीं किया जाता, उनको अलग अलग ट्रीट किया जाता है। कि मेन को हायर प्रायोरिटी दी जाती है, हर चीज़ में प्रायोरिटी दी जाती है, उनको ऊपर समझा जाता है, और वीमेन को हमेशा नीचे समझा जाता है। ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़, विमेन को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। चाहे अगर हम वेरियस फील्ड्स में, एजुकेशन में बात करें, एम्प्लॉयमेंट में बात करें, या वेजेस के मामले में बात करें, तो बहुत सारी चीज़ों में हमें वो असमानता देखने को मिलती है, वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिलता है। द ट्रीटमेंट में अराइज फ्रॉम डिस्टिंक्शंस रिगार्डिंग बायोलॉजी, साइकोलॉजी और कल्चरल नॉर्म्स। अब ये जो ट्रीटमेंट है कि इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता, मेन को ऊपर रखा जाता है और विमेन को नीचे रखा जाता है हर चीज़ में, तो ये है, ये जीव विज्ञान से आ सकता है कि ये जिसकी वजह से आई हैं, या ऐसा ट्रीटमेंट बढ़ता है, ये डिस्टिंक्शन उनके बीच में। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, साइकोलॉजी, हमारे मनोविज्ञान, हमारे मानसिक की हम जो सोचते हैं, हमारी सोच के अकॉर्डिंग, या फिर कल्चरल नॉर्म्स की, भाई परंपरा या संस्कृति ऐसी ही चलती आ रही, संस्कृति के मानदंडों के हिसाब से, तो उन सभी के रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं कि किसी भी बेसिस पे ये ट्रीटमेंट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। सम ऑफ दीज डिस्टिंक्शंस आर एम्पिरिकली ग्राउंडेड while others appear to be socially constructed। तो कुछ डिस्टिंक्शंस तो ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल ग्राउंड है, मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये फॉर्म किया गया है, कुछ देखते हुए एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही ये फॉर्म किया गया है, और कुछ ऐसे हैं जो सोसाइटी ने ही कंस्ट्रक्ट किया है, अपनी मेंटालिटी, अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से उन सोसाइटी ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। राइट, तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन के पार्ट 1 की बात करेंगे, जिसमें क्या है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसे कौन से कारक हैं। तो फर्स्ट इज पोवर्टी। This is the root cause of gender discrimination in the patriarchal Indian society, as the economic dependence on the male counterpart is itself a cause of gender disparity। क्या चीज़ है? गरीबी। एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? गरीबी, पॉवर्टी। क्या चीज़ है? अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, आज के टाइम पे बल्कि इतना ज़्यादा नहीं है, कम हो चुका है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट आज भी करता है हमारी सोसाइटी में। तो अगर हम एक नॉर्मल, जो पहले भी चलता था और अभी भी फिर भी चलता ही है, क्या था कि जो विमेन थी उनको क्या समझाया जाता था, क्या सिखाया जाता था बचपन से, कि आपको सिर्फ घर का काम करना है, बच्चे पालने हैं, संभालने हैं, अपनी जो आपके फैमिली है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, वो चीज़ सिखाई जाती थी। और मेल को क्या होता था कि उनकी डिपेंडेंस होती थी मेल के ऊपर, आदमी के ऊपर वो डिपेंड होते थे अपनी सारी जो फाइनेंशियल नीड्स थी उसके लिए, क्योंकि आदमी को ही कमाने के लिए वो एक माना जाता था कि वो कमाएंगे इकोनॉमिकली, वो ही वहाँ पे अपना काम करेंगे, वो कारोबार देखेंगे, और विमेन को घर संभालने के लिए बोला जाता था। तो उसी में क्या है, वो डिस्पैरिटी है। ऐसा क्यों है? ऐसा कहाँ पे लिखा है कि सिर्फ विमेन ही घर संभाल सकती है? क्या उल्टा नहीं हो सकता है? या क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों ही मिलके घर भी संभालें और दोनों ही जॉब भी करें, जो भी उनको पसंद है, दोनों ही कमाएं? लेकिन क्या है, ये पॉवर्टी इसकी वजह से, क्या कि क्योंकि विमेन की डिपेंडेंस मेल पे बना दी गई है, मेन पे बना दी गई है कि मेन कमाएगा और विमेन उस पर डिपेंडेंट रहेगी हर चीज़ के लिए, हर अपने खर्चे के लिए, अपनी नीड्स के लिए। तो ये खुद ब खुद एक डिस्पैरिटी भी है, डिस्क्रिमिनेशन भी है। और इसकी वजह से क्या हम देखने को मिलता है कि जो विमेन है, क्योंकि वो खुद नहीं कमाती हैं, तो वो ज़्यादातर वो गरीबी में ही रहती हैं, वो अपने आप को नहीं देखती हैं। A total of 30% people live below the poverty line, and out of this 70% are women। कि अगर हम टोटल की बात करें तो 30% लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीबी में है, जो एक गरीबी रेखा है उससे नीचे की उसमें रहते हैं वो।
लेकिन अगर उसमें हम विमेन और मेन के एक उसकी बात करें तो 30% में 70% क्या है, महिलाएं हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रही हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है अपने मेल काउंटर पार्ट्स पे, चाहे वो फादर है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो सन है, तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज इलिटरेसी, निरक्षरता। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया हैड लेड टू एजुकेशन बैकवर्डनेस फॉर गर्ल्स। वही बात कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, लड़कियां पढ़ने नहीं जाएंगी। होता था पहले तो क्या बोला जाता था कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी, अगर औरतें पढ़ेंगी तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ऐसी चीज़ें बोली जाती थी, ये माना जाता था। तो उसमें क्या है कि लड़कियों को पीछे रखा जाता था पढ़ाई से, एजुकेशन लेने से। तो वो बैकवर्डनेस की वजह से भी, वो उस एजुकेशन बैकवर्डनेस की वजह से हमें क्या वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। It's a sad reality that despite educational reforms in the country, girls in India are still denied a chance at learning. कि इतने सारे आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे सुधार लाए गए हैं, रिफॉर्म्स लाए गए हैं। उसके बावजूद बहुत सारी गर्ल्स आज भी ऐसी हैं जिनको कि पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनसे वो चांस ले लिया जाता है। जैसे कि बेशक से बहुत सारे पेरेंट्स एनकरेज या क्या बोलते हैं, उनकी कह देते हैं ना कि अवेयर हुए हैं इस चीज़ से कि भाई हमें अपनी बेटियों को भी पढ़ाना है। लेकिन आज भी हमें ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखने को मिलते हैं कि जो कि उस एक कट ऑफ का डेट वेट करते हैं कि क्या एज फैक्टर रखा हुआ है कि 18 ईयर्स की गर्ल्स को की ही मैरिज की जाएगी, 18 ईयर्स से पहले मैरिज इलीगल है। तो वो 18 ईयर्स का वेट करते हैं, वो तब तक पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, वो ज़्यादा फोकस भी नहीं करते, या फिर वो तब तक पढ़ाते हैं जैसे ही लड़की 18 की हुई वैसे ही शादी कर दी। तो वो क्या है, उनसे वो चांस ले लिया गया है, उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया है। ये एक सैड रियलिटी है हमारी कंट्री की। द माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज्ड एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेटिंग गर्ल्स। इस रियलिटी को बदलना ज़रूरी है और उनको ये समझना ज़रूरी है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि लड़कियों को भी पढ़ाया जाए, लड़कियों को भी वो अपॉर्चुनिटी दी जाए। एन एजुकेटेड वेल रेड women ensures that other members, especially the children of the house, get quality education. ऑब्वियस सी बात है कि जो चिल्ड्रन है, अगर एक मदर चाइल्ड को बर्थ देती है, उसको नरिश करती है, नर्चर करती है, और जो भी वो सिखाती है सबसे ज़्यादा एक फादर का भी रोल होता है, लेकिन मदर सबसे ज़्यादा सिखाती है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर मदर खुद एजुकेटेड होगी, वेल रेड होगी, तो वो अपने चिल्ड्रन को भी वो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में मदद करेगी, उसके अंदर वो हैबिट्स, वो वैल्यूज़ इनकलकेट कर पाएगी। हमारी कंट्री का ही फ्यूचर है वो चिल्ड्रन, तो उनको बनाना ज़रूरी है, राइट। तो इलिटरेसी एक फैक्टर है जेंडर इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट इज पेट्रियार्कल सेटअप इन आर इंडियन सोसाइटी। Men dominate societal and family life in India. This has been the case in the past ages and still continues to be practiced in majority of the households. पेट्रियार्कल सेटअप क्या है कि मेन डोमिनेट करेगा, कि जब लड़की बिफोर मैरिज अपने घर में है, फादर के हाउस में है, तो वहाँ पे फादर डोमिनेट करेगा, उनको फादर के डिसीजंस के हिसाब से ही, फादर के ऊपर ही डिपेंड होकर उनके हिसाब से चलना पड़ता है। आफ्टर मैरिज वो हस्बैंड के ऊपर होती है, आफ्टर दैट एट अ एज वो क्या हो जाती हैं, या ओल्ड एज में अगर हम बात करें तो वो सन के अंडर हो जाते हैं, सन डोमिनेट करता है। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, पहले भी देखने को मिलती थी और आज भी बहुत सारे हाउस होल्ड्स में हमें ये देखने को मिलती है प्रक्रिया। Though the mindset is changing with urbanization and education, still there is long way to go for permanent change in this scenario. Obviously, कि एजुकेशन है, शिक्षा के माध्यम से या अर्बनाइजेशन हो रहा है, उससे ये माइंडसेट चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अभी चलने की ज़रूरत है। इस चीज़ में हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है ताकि हम इसको परमानेंटली चेंज कर सकें, इस माइंडसेट को, राइट। NGOs like Save the Children are doing what it takes to uplift the status of the girl child in this society through a number of programs across India. कुछ NGOs भी इस पे काम कर रही हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सेव द चिल्ड्रन, तो वो इस पे काम कर रही हैं कि वो गर्ल्स के स्टेटस को अपलिफ्ट कर सके, उनको उठा सके, उनको वो अवेयरनेस दे सके।
ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा के। इफ़ यू केयर टू ब्रिंग होप इन द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स इन इंडिया बाय ensuring the right environment and opportunities for them, then support an NGO like Save the Children। कि अगर आप ये चाहते हो कि एनवायरनमेंट चेंज हो, लड़कियों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनका राइट है, उनको भी इक्वल पेस पे रखा जाए, तो इन एनजीओज़ को सपोर्ट करना आज के टाइम पे ज़रूरी है, ताकि गर्ल्स को भी अपलिफ्ट किया जा सके और जेंडर इक्वालिटी को अचीव किया जा सके। अब इसी चीज़ के लिए सावित्री बाई फुले जी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। किस लिए? विमेन के राइट्स के लिए, विमेन के स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए। लेकिन उन्होंने किस टाइम पे किया है? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश काल के दौरान उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया है। शी वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कि विमेन को प्रॉपर शिक्षा प्रदान करने पे उन्होंने ध्यान दिया है कि अगर विमेन एडुकेटेड होंगी तो उनके अंदर वो वैल्यूज़, वो नॉलेज, वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि वो अपने बाकी के राइट्स भी ले सकें। तो उन्होंने वहाँ पे विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करने पे उनके उन राइट्स पे ध्यान दिया है। अब हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि किस तरीके से सावित्री बाई फुले जी के योगदान से जेंडर गैप कम हो पाया है। First is Savitribai Phule recognized that education was one of the central planks through which women in depressed classes could become empowered। कि उन्होंने ये चीज़ देखी कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, अगर एक महिला या कोई भी ऐसा है, डिप्रेस्ड क्लास है, नीचे वर्ग का पर्सन है, जिसको वो स्टेटस नहीं दिया जा रहा है, जिसको कम आंका जा रहा है, अगर वो एजुकेटेड होगा, अगर उसको शिक्षा प्रदान की जाएगी, उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के लिए अवेयरनेस आएगी और वो सशक्त हो जाएंगे अपने लिए, वो एम्पावर्ड हो जाएंगे, इतनी एम्पावरमेंट उनमें आ जाएगी कि वो अपने लिए काम करें और वो इक्वालिटी मेंटेन कर पाए, वो मेन के इक्वल जा सकें। Savitribai was a crusader for women empowerment, as she broke all stereotypes and spent her life promoting the noble cause of women's education। तो सावित्रीबाई फूले जी क्या थी? एक योद्धा थी, जिन्होंने जो किसके लिए लड़ी? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, विमेन की एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने फाइट की, वो लड़ी, उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया, अपने पूरी पोटेंशियल का यूज़ किया। और वो जो स्टीरियोटाइप्स थे कि अगर एक विमेन एजुकेशन लेगी, पढ़ेगी, तो हस्बैंड की डेथ हो जाएगी या डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो उन्होंने वो सब स्टीरियोटाइप्स भी तोड़ दिए। और जो ये स्टीरियोटाइप्स थे कि विमेन तो सिर्फ घर के लिए ही हैं, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, दे आर नॉट दैट केपेबल, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि मासूम और सहमी सी, और वो जो भी उनके बारे में एक माइंडसेट बनाया था, उन्होंने वो सब स्टीरियोटाइप्स को तोड़ दिया और उन्होंने वहाँ पे प्रमोट किया कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ लगा दी विमेन की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, द फर्स्ट इंडिजीनियसली रन स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे, उन्होंने पहला ऐसा स्कूल खोला पुणे में, ऐसा पहला स्कूल खोला जो कि गर्ल्स के लिए ही था, वो गर्ल्स को ही, लड़कियों को ही शिक्षा प्रदान करता था। ऐसा उन्होंने पहला स्कूल खोला इंडिया में, अपनी ही कंट्री में, पुणे में। She also started the Mahila Seva Mandal with the objective of creating awareness among women regarding their rights, dignity and other social issues। उन्होंने एक महिला सेवा मंडल भी शुरू किया। वहाँ पे वो क्या करती थी? वो विमेन को अवेयरनेस प्रोवाइड करती थी, उनको बताते थे, उनको समझाते थे, उनके राइट्स के बारे में बताते थे, वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनकी क्या डिग्निटी है, क्या सोशल इश्यूज हैं जो उनको तोड़ने हैं या उनसे उनको रिकवर करना है, उनको अपनी एक रिस्पेक्ट बनानी है, कितनी रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में उनको वहाँ पे बताया गया, अवेयर करवाया गया। उसके लिए उन्होंने क्या चलाई? स्टार्ट की महिला सेवा मंडल। ज्योतिराव एंड सावित्री बाई ऑल्सो स्टार्टेड अ केयर सेंटर कॉल्ड बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। उन्होंने एक केयर सेंटर भी शुरू किया जिसका नाम उन्होंने रखा बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? ये सावित्रीबाई फुले जी का कंट्रीब्यूशन था, जो उन्होंने कहाँ पे दिया? महिलाओं के सशक्तिकरण में। किस तरीके से सशक्तिकरण?
महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड करके, शिक्षा प्रदान करके, कि एक एजुकेटेड वुमेन होगी, एजुकेशन से उनको एम्पावर करना है ताकि वो अपने राइट्स ले सके, और राइट्स से अवगत कराने के लिए, अवेयर करने के लिए, उनकी डिग्निटी से उनको अवेयर करवाने के लिए उन्होंने महिला सेवा मंडल भी चलाया और स्कूल्स भी चलाए। ठीक है, स्कूल स्टार्ट किया उन्होंने जो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही बना हुआ था। सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा, तो बहुत एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हमें उनका देखने को मिलता है उस टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट, जेंडर इनइक्वालिटी विल लीड टू वायलेशन ऑफ राइट्स, sexual violence. This problem can be addressed by empowering women, educating them, government taking specific policies in favor of balancing the genders. कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है इससे क्या हो रहा है कि जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, वो क्योंकि उनको प्रॉपर वो राइट्स प्रोवाइड ही नहीं किए जा रहे। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज, राइट टू वर्क, बहुत सारे राइट्स हैं जो उनके लिए जा रहे हैं, हनन किया जा रहा है। ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस किया जा रहा है। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है अब इनको अगर हमें ख़त्म करना है, इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें विमेन को एम्पावर करना ज़रूरी है, महिलाओं को सशक्त बनाना ज़रूरी है, उनको पढ़ाना ज़रूरी है, उनको अवेयर करवाना ज़रूरी है। ठीक है, और सरकार इसके इस फेवर में कुछ ऐसी स्पेसिफिक पॉलिसीज़ भी बनाए जिससे कि जेंडर को हम बैलेंस कर सकें। जैसे कि उन्होंने ये जो एक कैंपेन चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, या एजुकेशन पे वो ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा सरकार उसके लिए भी पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं। तो उसके माध्यम से हम ये जेंडर इक्वालिटी को लेके आ सकते हैं, उस फेवर में काम कर सकते हैं। राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे है गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।